हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिवेट स्टडी पर। एसएससी जीडी एग्जाम 2025 का 18 फरवरी का सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में एक्सपेक्टेड प्रश्न भी बताएंगे जो कि आने वाले शिफ्ट में पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था कि नवंबर 1882 को पुणे में पंडिता रमाबाई के द्वारा किस संस्थान की स्थापना की गई थी। तो पंडिता रमाबाई द्वारा किस संस्थान की स्थापना की गई थी। तो आर्य महिला समाज की स्थापना किया गया था। ठीक है, कौन सा? आर्य महिला समाज की स्थापना किया गया था और यह एक महिला संगठन था। इसका मकसद महिलाओं को शिक्षित और सशक्त बनाना था। ठीक है, ये चीज़ें आपका ये आंसर हो गया था। ठीक है, अब एक्स्ट्रा फैक्ट्स में यहाँ पर इसी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को यहाँ पर जानेंगे। जैसे अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि सरस्वती 1882 में पंडिता रमाबाई द्वारा प्रकाशित एक प्रमुख पत्रिका थी जो किससे संबंधित थी, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित था। ठीक है, और ये महिला जो है ये पहली महिला थी पंडिता रमाबाई जिन्हें सरस्वती और संस्कृत के रूप में पंडिता की उपाधि दी गई थी। ठीक, सारे पॉइंट्स याद रखना आपको। इसके बाद उन्होंने ज़रूरतमंद भारतीय महिलाओं के लिए धन जुटाने के लिए एक लंबा है ना अमेरिकी दौरा किया। उन्होंने 1890 के दशक के अंत में ईसाई धर्मार्थ मुक्ति मिशन की स्थापना किया था। तो 1890 के दशक के अंत में ईसाई धर्मार्थ मुक्ति मिशन की स्थापना किसने किया था? तो पंडिता रमाबाई ने किया था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और पंडिता रमाबाई ने 1889 में अपने शारदा सदन यानी कि शिक्षा सदन की स्थापना की था, है ना। तो शारदा सदन या शिक्षा सदन की भी स्थापना पंडिता रमाबाई ने किया था। उन्होंने एकत्रित धन का उपयोग करके बाल विधवाओं के लिए शारदा सदन बनाया। इस प्रकार पंडिता रमाबाई ने 1889 में अपना शारदा सदन शिक्षा सदन खोला था। पंडिता रमाबाई ने स्त्री धर्म नीति है ना लिखी थी, जिसे भारत में पहला नारीवादी लेखन माना जाता है। यानी स्त्री धर्म नीति किसने लिखा था? तो पंडिता रमाबाई ने लिखा था। नेक्स्ट है कि 1882 में प्रकाशित स्त्री धर्म नीति में महिलाओं के लिए नैतिकता का समावेश इसमें है। ठीक है, तो ये चीज़ें सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या? लोह युग कब से कब तक चला था? तो ये 1200 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक ये लोह युग चला था। ठीक है, यह कांस्य युग के बाद आता है ना। कांस्य युगीन जो है, कांस्य युगीन सभ्यता किसे कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि कांसा का प्रयोग उसमें बहुत अधिक मात्रा में हुआ था, इसलिए उसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। उसके बाद ये लोह युग सभ्यता आया है। लोह युग में औजारों और हथियारों के लिए प्राथमिक सामग्री के रूप में लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो जनगणना की शुरुआत 1872 में हुआ था। अगर क्वेश्चन आता है कि 1872 में जनगणना जिस समय शुरुआत हुई थी भारत में पहली बार, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मेयो था। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना है। वायसराय लॉर्ड मेयो था। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1881 में हुआ था। इस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रिपन था। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है आपको। ठीक है, यहाँ से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के जनसांख्यिकी के इतिहास में महान विभाजन वर्ष किसे कहा जाता है ना? जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष किसे कहा जाता है? तो 1921 ईस्वी को कहा जाता है। और जनसंख्या का लघु विभाजन वर्ष किसे कहा जाता है अगर पूछे? तो 1951 को जनसंख्या का लघु विभाजन का साल कहा जाता है। 1951 में जनसंख्या वृद्धि दर 1.33% से घटकर 1.25% हो गई थी। यानी जनसंख्या क्या हुआ था उस समय? घटी थी 1951 में। ठीक है, तो इसलिए लघु विभाजन वर्ष कहा जाता है 1951 ईस्वी को। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और बात करते हैं क्या, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था मृत्यु दर से पूछा गया था, भारत में मृत्यु दर कितनी है? ठीक है, चलिए वो क्वेश्चन आगे देखेंगे, है ना। साल में, हाँ, ये पूछा गया था कि साल 2020 में भारत में मृत्यु दर कितनी है, ये क्वेश्चन आया था। तो इसका आंसर क्या है? ये क्वेश्चन था आपका, साल 2020 में भारत में मृत्यु दर कितनी है? तो
7.3% था, ठीक है। यानी कि प्रति 1,000 लोगों पर 7.3 ये भारत में मृत्यु दर थी, ठीक है। 1971 से 2020 के बीच भारत की मृत्यु दर में लगातार कमी आई थी और 1971 में यह 16.7 थी और 2020 में कितना हो गया, 7.3 थी, ठीक है। तो ये मृत्यु दर पूछा था, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि शिशु मृत्यु दर यानी कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी, तो 1,000 जीवित जन्मों पर 28 साल 2020 में शिशु मृत्यु दर थी, ठीक है। तो अगर एक्स्ट्रा फैक्ट्स में याद रखना है, शिशु मृत्यु दर अगर पूछे तो 28 हो जाएगा, ठीक है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में भारत में शिशु मृत्यु दर प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 28 थी और यह साल 2019 के मुकाबले 6.7% कम थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, कुमुदिनी लाखिया किस राज्य से संबंधित है, तो कुमुदिनी लाखिया ये अहमदाबाद यानी गुजरात से संबंधित है। किस राज्य से, तो गुजरात के अहमदाबाद से संबंधित है और ये भारतीय कथक नृत्यांगना और कोरियोग्राफर है ना, तो ये कथक नृत्य से भी संबंधित है, तो ये भी चीज़ें ध्यान रखना है। और उन्होंने 1967 में कदम्ब स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक की स्थापना की, जो कि भारतीय नृत्य संगीत का एक संस्थान है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि लाल गुड़ी जयरामन का संबंध किस वाद्ययंत्र से है, तो लाल गुड़ी जयरामन का संबंध ये वायलिन वादक से है, यानी वायलिन वाद्ययंत्र से है। और उन्होंने 2001 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और 1972 में से पद्मश्री अवार्ड भी मिला है लाल गुड़ी जयरामन को। और 2005 या तो 6 है ना, 6 में इसे फिल्म श्रृंगारम के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची में आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था कि समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन आता है, तो शिक्षा, वन, विवाह, ट्रेड यूनियन, गोद लेना और उत्तराधिकारी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन में जो भी होगा इसके अनुसार से, ऑप्शन के अनुसार से आंसर हो जाएगा। समवर्ती सूची में ये सभी आता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि समवर्ती सूची ये भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया, तो समवर्ती सूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तापमान बढ़ने पर यह किस में दिखाई देता है, तो ये डिग्री सेल्सियस में दिखाई देता है ना, सेल्सियस पैमाने पर ये डिग्री सेल्सियस में ये दिखाई देता है। नेक्स्ट है कोपेन जलवायु वर्गीकरण में वर्म उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के लिए किस प्रतीक का इस्तेमाल किया जाता है, तो देखिए CWG होता है, प्रतीक का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें C का मतलब होता है गर्म शीतोष्ण जलवायु, W का मतलब होता है शुष्क सर्दियों का मौसम, है ना, शुष्क सर्दियों का मौसम, है ना, विंटर सीजन W हो गया। और G का मतलब होता है मानसून प्रभावित आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो ऑप्शन के अनुसार से इसका आंसर हो जाएगा जो भी ऑप्शन में था, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, प्रसिद्ध नर्तक युगल कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना किस राज्य से संबंधित है, तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ये उत्तर प्रदेश के आगरा की, और ये दोनों सिस्टर्स हैं यानी दोनों बहन है, और कथक की बनारस घराना शैली से संबंधित है ये, ठीक है। ये भी चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम यह कहता है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और ये एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्या तो परिवर्तित होता है। तो ये ऊष्मागतिकी का पहला नियम कहता है ना, इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कितने एथलीटों को भेजा था, तो 303 एथलीट को भेजा था, ठीक है। इसमें 191 पुरुष था और 112 महिलाएं शामिल थी। और ये जो चौथा एशियाई पैरा खेल ये हुआ था कहाँ, तो ये चीन के हांगझाओ में हुआ था ना, चीन के हांगझाओ में हुआ था। 22 से 28 अक्टूबर 2023 के बीच हुआ था। इन खेलों में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीता था, तो 29 स्वर्ण पदक, 31 रजत पदक और 51 ब्राउंज मेडल यानी कांस्य पदक जीता था। इस तरह से भारत ने कुल कितने पदक जीता, 111 पदक जीता, और किस स्थान पर रहा, तो 5वें स्थान पर रहा था। ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 56 से 51 तक थी,
ये किस मॉडल पर आधारित थे? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। पंचवर्षीय योजना का एक वीडियो डला हुआ है, उसी से सारे प्रश्न पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चन तो क्या है, रिपीट हुआ है कई बार, ठीक है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट से कई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पंचवर्षीय योजना का जो वीडियो नहीं देखें वो जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि का विकास। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य वो था अर्थव्यवस्था के स्वतंत्रता, है ना, आर्थिक स्वतंत्रता, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं। और पंचवर्षीय योजना जो है, ये पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 51 से 56 और दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1956 से 1961 और तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1961 से 1966। फिर 66 के बाद क्या हुआ था? पंचवर्षीय योजना लगातार नहीं हुआ था। 1966 से 69 जो हुआ था वो योजना अवकाश कहलाया था, ठीक है, योजना अवकाश कहलाया था। क्वेश्चन ये भी आ जाता है, योजना अवकाश की अवधि थी तो 1966 से 69 था। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना थी 1969 से 74, चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। फिर 74 से 78 था पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना क्या 78 में ही समाप्त हो गया, यानी एक साल पहले ही समाप्त हो गया था पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था और दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो कि राउरकेला स्टील प्लांट है, 3 स्टील प्लांट स्थापित हुआ था, राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई इस्पात कारखाना जो है, ये तीनों दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी पंचवर्षीय योजना से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है सभी उस वीडियो में बताया हुआ है ना। जो लोग नहीं देखें वो एसएससी जीडी ट्रेंडिंग टॉपिक में जाकर जरूर देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता गया, चेन्नई स्थित कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना किसने किया था? तो ये रुक्मिणी देवी अरुंडेल ने किया था 1936 में, ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स में एक इसी तरह क्वेश्चन याद रखना आपको, कलाश्रम नामक संस्थान की स्थापना किसने किया था? तो पंडित बिरजू महाराज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? ये जो कला आश्रम जो है संस्थान, ये है कहाँ? तो ये एक नृत्य विद्यालय है, दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1976 में जोड़ा गया था। आपको मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आया है, तो देखिए आपको अनुसूची, अनुच्छेद और भाग ये सभी का एक वीडियो डला हुआ है ना, भारत संविधान, अनुच्छेद, अनुसूची, और इसी से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो लोग देखे हैं वहाँ वो वीडियो तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये क्वेश्चन वहीं से पूछा गया है, ठीक है। और जो लोग नहीं देखे वो लोग वो वीडियो जरूर जाकर जरूर देख लीजिएगा। इससे कई महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन जाता है, जैसे कि ये जो मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 का ए में है। अगर भाग पूछे किस भाग में है? तो भाग 4 के ए में है। और उस समय 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, ठीक है। और फिर 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? अगर ये पूछे तो ये 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य है क्या? तो वो है कौन सा? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, ठीक है। तो ये 11वां मौलिक कर्तव्य था। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और ये मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? तो रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है डीपीएसपी, ये किस भाग में है? तो भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 तक है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है डीपीएसपी, ये किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें याद रखना आपको। नेक्स्ट है कोट्टू कनिट्टा, ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल से संबंधित है। केरल से 3-4 महत्वपूर्ण प्रश्न हमेशा आपको याद रखना चाहिए। क्या कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो केरल है। मोहिनी अट्टम और कथकली, कथकली जो है ये शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? तो केरल का है। तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। साइलेंट वैली किस राज्य में? तो केरल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या नकारात्मक रही थी? तो नागालैंड का नकारात्मक रही थी, मतलब जनसंख्या बढ़ी नहीं घटी थी नागालैंड में, ठीक है। तो नागालैंड निगेटिव, जनसंख्या निगेटिव रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है? तो जीतन राम मांझी है। तो वर्तमान में कौन क्या मंत्री है ये भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आपको एनालिसिस में बता दिए हैं। जो लोग रेगुलर
वीडियो देख रहे हैं उनका क्या है कि हर शिफ्ट में 2-4 प्रश्न एनालिसिस से सही हो जा रहा है आसानी से, ठीक है। तो इसलिए जो लोग नहीं देखें जरूर जाकर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में रक्षा सचिव है? तो रक्षा सचिव है श्री राजेश कुमार सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि आर्थिक समृद्धि का सबसे अहम सूचकांक किसे माना जाता है? तो जीडीपी को है ना माना जाता है, यानी सकल घरेलू उत्पाद को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हिंदी में कि नारी शब्द के कौन पर्यायवाची नहीं है? तो नारी शब्द का पर्यायवाची है कौन कौन सा, वो अगर याद रखते हैं तो आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो नारी शब्द का पर्यायवाची है महिला, स्त्री, वनिता, कामिनी, ललना, रमणी, कांता, अबला, सुंदरी और औरत। तो इस सभी में से जो ऑप्शन में नहीं होगा वो आंसर हो गया, ठीक है। तो ये सभी क्या पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट आया था मुहावरे से कि खाक छानना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है भटकना, या तो मारा मारा फिरना, गलियों में भटकना। इसका मतलब किसी चीज़ की तलाश में बहुत हैरान होना और बेकार काम करना भी होता है, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन में होगा वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आया था कि आयात शब्द का विलोम क्या होता है? तो आयात शब्द का विलोम होता है निर्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि वैवाहिक शब्द का शुद्ध रूप क्या है? तो वैवाहिक शब्द का शुद्ध रूप यही वाला सही है ना, वैवाहिक ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि जो लोक का ना हो या तो जो लोक का हो, ये दोनों में से कोई आया था, है ना। तो जो लोक का हो उसे क्या बोलेंगे? लौकिक, और जो लोक का ना हो उसे अलौकिक कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपका 18 फरवरी का सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल शिफ्ट के साथ पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।